तो आज का टॉपिक हमारा वो है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, कि भाई RH नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप जो है RH नेगेटिव है। तो अब हम देख लेते हैं भाई, ये भी एक RH क्या भाई, RH क्या एक ब्लड ग्रुपिंग है, जैसे ABO है वैसे ब्लड ग्रुपिंग क्या है अपना RH है। तो इसका RH का जो जीन है वो एंटीजन या जीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो फर्स्ट पे होता है, और जिससे RH एंटीजन बनता है, क्रोमोजोम फर्स्ट पे होता है, किस पे होता है, फर्स्ट पे। तो RH एंटीजन बनता है। RH एंटीजन कौन कौन से होते हैं, जैसे C कैपिटल, D E और E। इसमें से सबसे मोस्ट कॉमनली जो होता है वो मेन जो होता है वो कौन सा होता है अपना, D, RH D। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखते हैं भाई, अब जैसे भाई कोई भी फीमेल है उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। अब फीमेल जो है वो तो क्या है, RH नेगेटिव है, और उसका जो फिटस हो गया है, बच्चा हो गया जो फिटस, वो क्या होता है, वो हो गया RH पॉजिटिव। अब प्लेसेंटा के थ्रू कुछ RBC होगा, वो किस में आ गया, मेनली जैसे किस किस कंडीशन में होगा, जैसे मेनली प्लेसेंटा के थ्रू तो नहीं जैसे, पर मेनली किस किस में, जैसे कौन कौन सी कंडीशन, कोई जैसे ब्लीडिंग की कंडीशन होगी, या कोई प्रोसीजर कर लिया पाए इन्वेजिव, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, मैटरनल एंड फिटल का ब्लड जो होगा वो मिक्स होगा, ब्लड की क्या होगी, मिक्सिंग होगी। तो जिससे क्या होगा भाई, मान अपना फिटस का RH नेगेटिव ब्लड कहाँ चला गया, मदर के ब्लड में चला गया। अब इसमें तो RH का कोई एंटीजन है नहीं, RH नेगेटिव है ये, तो इसके हिसाब से जो RH आया वो क्या एक एंटीजन है, कुछ अलग चीज़ है। तो इसके खिलाफ क्या बनाओगी, मैटरनल बॉडी क्या बनाओगी, एंटीबॉडी बनाओगी, एंटीबॉडी बनाओगी RH के खिलाफ। तो एंटी क्या बनाओगी, RH एंटीबॉडी। वो हमको पता है पहले जो भी एक्टिवेट होता है जब तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कौन से इम्यूनोग्लोबिन की, IgM इम्यूनोग्लोबिन, सबसे पहला हमारी IgM बनती है। IgM जो होती है वो बड़ी इम्यूनोग्लोबिन होती है, हमको पता है पेंटामेरिक फॉर्म में, किस में होती है भाई, पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, जो जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं होगा, मगर फीमेल की बॉडी में IgM बन गई है। अब ये पहली प्रेगनेंसी थी। अब सेकंड प्रेगनेंसी होती है भाई, पहले में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सेकंड प्रेगनेंसी हुई, अब सेम चीज़ हुआ, फिर से दोबारा मान लेते हैं हम कि फीमेल जो है वो तो रहेगी, फीमेल जो है वो क्या है, RH नेगेटिव, और इसके अंदर अब लॉन्ग टाइम हो गया तो IgM एंटीबॉडी भी है, और IG अब क्या बन गई, G भी बन गई बाद में एंटीबॉडी। अब दोबारा फिर से फिटस कैसा हो गया, RH पॉजिटिव ही हो गया। तो ये तो क्रॉस कर नहीं पाती थी, मगर ये तो मोनोमेरिक है, ये क्रॉस कर जाएंगी, ये क्रॉस कर जाएंगी। तो वही मान ले एंटीबॉडी किस पे एक्ट करेगी, एंटीजन पे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगी, जिसमें क्या होगा, इसका एंटीबॉडी एंटीजन का क्या हो जाएगा खत्म, मतलब एंटीजन किस पे प्रेजेंट है अपना, एंटीजन RBC पे प्रेजेंट है। तो RBC पे मान ली यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंट है, जो अपना कौन सा एंटीजन है, RH, और इस पे फिर क्या आके लग जाती है यहाँ पे एंटीबॉडी जो फीमेल्स आई है, तो क्या करवा देती है फिर बाद में, लाइसिस, भाई ब्लड का लाइसिस हो गया RBC का, ठीक है, RBC का लाइसिस होगा। तो ये तरह होगा भाई, क्या इसको क्या बोलेंगे आप, इथ्रोब्लास्ट फिटलिस, मतलब ये आगे ढंग से समझेंगे क्या होगा, और मेनली अपना क्या होगा, RBC का लाइसिस हो गया। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आऊँगी भाई, अब ये ब्लड लॉस हो रहा है, ये चीज़ हो रखी, तो कॉम्प्लिकेशंस आऊँगी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, सबसे पहला मदर में देख लेते हैं भाई, मैटरनल की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी। तो सबसे पहला एक तो भाई इतना ज़्यादा वो रखा है क्या, हीमोलाइसिस हो रखा है, तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमिनोज। दूसरा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये दो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं अपन ने RH नेगेटिव में, किसमें, मदर के अंदर। अब सेकंड में फिटल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, फिटल हीमोलाइसिस में देख, एक तो क्या था हमारा सबसे पहला भाई, प्लेसेंट क्या देखने को मिलेगा अपन ने, ब्लड लॉस हो रखा है तो और ब्लड लेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटोमीगैली, प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो जाएगा। दूसरा भाई ब्लड कम हो रखा है तो ब्लड क्या होगा,
ब्लड का फॉर्मेशन होगा एक्स्ट्रा जगह पे, दूसरी जगह पे, जहाँ जहाँ पे हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, जैसे किस पे, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, तो इन जगह पे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इनका साइज भी बढ़ जाएगा। तो इनका साइज बढ़ जाएगा, तो जैसे लीवर और उसका स्प्लीन का साइज बढ़ गया, तो क्या देखने को मिलेगा अपने, हिपैटो स्प्लीनोमेगाली, हिपैटिक और स्प्लीन बढ़ा होगा। बोन मैरो का क्या देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेजिया, जिससे क्या बढ़ेगा, इरिथ्रोसाइट बढ़ जाएगा, इथ्रो तो इसको क्या बोलेंगे आप, इथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। फिटल के अंदर इथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं और रप्चर हो रहे हैं। दूसरा भाई दो तो आपने पढ़ लिए, प्लेसेंटोमेगाली और ये ब्लड वाला भाई, एक्स्ट्रा मेडुलरी मेटोपोइसिस होगा। तीसरा आपका क्या होगा भाई, ज़्यादा आरबीसी टूटेंगे, ज़्यादा इंक्रीज क्या क्या बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा, बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस देखने को मिलेगा विद इन 24 आवर, अगर 24 आवर के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसका मतलब पैथोलॉजिकल कोज है, पैथोलॉजी कोई ना कोई, जैसे इसमें क्या पैथोलॉजी भाई, RH नेगेटिव वाली। तो ये तीसरे होगा कॉम्प्लिकेशन। चौथी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है भाई, फिटल बाय इतने आरबीसी टूट गए तो क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिटल एनीमिया हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम सप्लाई हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया के लिए क्या हाइपोक्सिया के लिए क्या करेगा, बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी और क्या करेगी, हार्ट रेट तेज करवाओगी, तो इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया हो जाएगा, और बाद में क्या हो सकता है उसकी वजह से, फिर हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा। अब हार्ट फेल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोप्स फिटलिस। हार्ट फेल हो गया तो जगह जगह बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड का इकट्ठा हो जाएगा, तो हाइड्रोप्स फिटलिस। तो अब देख लेते हैं आप पहले एक बार छोटा सा हाइड्रोप्स फिटलिस के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोप्स फिटलिस, तो इसमें क्या कब बोलते हैं, अकुमुलेशन हो जाता है, ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, अकुमुलेशन हो जाना, किसमें, दो और मोर बॉडी कंपार्टमेंट, जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं उसमें तेरा क्या हो गया, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है। तो अब कि कौन कौन से कंपार्टमेंट, दो या दो से ज़्यादा, एग्जाम्पल जैसे स्किन में, प्लूरल कैविटी में, पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में, एमनियोटिक फ्लूइड वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखने को मिलेगा भाई, अकुमुलेशन देखने को मिलेगा, इसमें बोलते हैं आप हाइड्रोप्स फिटलिस। अब ये कोज इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है भाई, इम्यूनिटी की वजह से, नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, नॉन कोई इम्यून सिस्टम काम नहीं करा। अब नॉर्मल है जो हम पढ़ रहे हैं वो इथ्रोब्लास्टिक फिटलिस, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी में, वो क्या होता है, इम्यूनिटी की वजह से होता है भाई कुछ एंटीजन आ गया जिसमें इम्यूनिटी की वजह से हो गया। अब नॉन इम्यून देख लेते हैं, नॉन इम्यून में जैसे कोई भी कोज हो गया, एनीमिक कोज हो गया, उसमें देखने को मिल सकता है, जैसे डायबिटिक मदर में देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, उसमें देखने को मिल सकता है, बोन डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कौन से बोन डिसऑर्डर, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो इन में आपने क्या देखने को मिल सकता है, नॉन इम्यून, जो आपने देखने को मिल सकता है हाइड्रोप्स फिटलिस। बहुत कुछ और भी, जैसे कई कैंसर्स में हो जाता है, कई CNS के डिसऑर्डर्स में हो जाता है, पर मेनली यही है। फिर अब आगे देखते हैं अब इसमें प्रिवेंशन क्या करते हैं भाई, फिटल में कॉम्प्लिकेशन ना हुए तो इसका कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हुए तो तुरंत आप क्या लगा देंगे, NTD लगा देंगे। कि क्या होता है NTD, ये होता है, अब मोस्ट कॉमन RH क्या होता है, RHD होता है, इसलिए हम D के खिलाफ क्या लगा देंगे, NTD लगा देंगे खुद से। किस में लगा देंगे, मैटरनल में, ताकि जब RH घुसे, मान लिया हमने NTD लगा दिया, पहला से anti-RH लगा दिया हमने, तो अब फिटस का ब्लड घुसा जिसके अंदर क्या है, ये है उस पर एंटीबॉडीज, किसकी, RH की,
तो जैसे ही घुसा तो ये एंटी जो है एंटी डी ये इस पर एक्ट कर जाएंगी और इनको यहीं लाइसिस करवा देंगी, ताकि क्या इन आर एच के साथ मैटरनल बॉडी जो होगी वो इंटरेक्ट ना करे और वो खुद से क्या प्रोड्यूस ना करे, वो एंटीबॉडी इंटरनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना करे। तो इसलिए आप क्या लगा देते हैं, यो एंटी डी लगा देते हैं। और कितना जरूरत होता है, लगभग 300 माइक्रोग्राम किस न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने को, 15 ml ऑफ फीटल आरबीसी। ठीक है, तो ये लगभग प्रोपोर्शन है। अब क्या कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी इंडिकेशन है ऑफ एंटी डी, किस किस में आप एंटी डी लगाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एक तो ये हो गया कि भाई प्रिवेंशन ऑफ फीटल कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आपने एंटी डी लगा दिया, हमने पता आर एच ये है और आर एच वो है। मगर दूसरे कौन कौन से, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में या सॉरी ये हो गया अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये हो गया अपना थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे अबॉर्शन हो गया तो आपने अबॉर्शन के में लगा दिया। दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें भी आप लगाओगे। अगला मोलार प्रेगनेंसी है उसमें भी लगाओगे। अगला अगर कोरियोनिक वेलाई सैम्पलिंग करी आपने, कोरियोन से सैंपल कलेक्ट किया है तो भी कहीं ना कहीं रप्चर किया है, ब्लीडिंग वहाँ पे भी होगी और वहाँ पे भी मैटरनल ब्लड में जा सकती है। तो इन मापा क्या लगा देंगे, आप लगा देते हैं एंटी डी T3T। और यहाँ पे क्या क्या हो गया, जैसे आफ्टर एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है भाई, ब्लीडिंग हो सकती है। और अगला एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोडेलिक इन्वर्जन, आप बाहर से जैसे बच्चा ब्रीच में हो या तेरा किस में हो, ट्रांसफर्स लाई वगैरह में हो, तो उसको बाहर से हम पर एब्डोमिनली क्या करते हैं, बच्चे को रोटेट करवा के किस में लेकर आते हैं, सिफेलिक में लेकर आते हैं। तो उसमें भी आपने क्या अंदरली बाई इंटरनल कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग भी हो सकती है उस दौरान करते वक्त, तो इसमें भी आपने ये होती है, आपने क्या देना पड़ेगा, एंटी-डी। अगला अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो रखी हो भाई उसमें, अगला फिटल डेथ होगी हो उसमें, है ना। तो इस चीज़ में आपने क्या देना पड़ेगा, इंडिकेशन है भाई एंटी-डी देना ही पड़ेगा आपने। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई इसको मैनेज कैसे करेंगे पापा। ठीक है भाई, मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे मैनेजमेंट का। तो अपनी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में आती है भाई, जैसे 28 वीक पाई तो हमने पता लग गया कि हमने क्या करवाया, हम सबसे पहले तो मैटरनल का ब्लड ले लेंगे। ब्लड से हम RH पता लगाओगे भाई RH है कि नहीं है। तो RH करवाया तो RH उसमें आ गया भाई क्या, पॉजिटिव, RH ना सॉरी नेगेटिव, RH नेगेटिव है उसमें। तो फिर आप क्या कराओगे इसमें आप करवाओगे इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कराओगे। अब दो चीज़ हो सकती है भाई, चाहे तो कूम टेस्ट नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किसको डिनोट करता है भाई, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट बताता है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट और नॉट इन मैटरनल। आपने मैटरनल में करा कूम टेस्ट, तो मैटरनल सर्कुलेशन में क्या है, एक एग्लूटिनेशन वाला टेस्ट है वो, तो उसमें इससे आप क्या पता लगा सके भाई एंटीबॉडी है कि नहीं है किसके अंदर, अपने मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। तो अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तुरंत एंटी प्रोफिलैक्टिक दे दो, बढ़िया है। एंटी पार्टम जो होगा आपने प्रोफिलैक्टिक क्या दे दिया, पहला ही दे दिया आपने क्या, एंटी-डी दे दो इसमें तो बढ़िया भाई। अब तक एंटीबॉडी बनी है ना है तो आप यो दे देंगे 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी दे देंगे। तो अब जब भी मान ली ब्लड अगर मैटरनल के सर्कुलेशन में आ गया तो ये जो एंटीबॉडी है तुरंत उस पर एक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, मैटरनल के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगी। अगर एंटीबॉडी भाई आ गई हैं कि भाई बच्चा जो है वो, बच्चे का ब्लड जो है वो मैटरनल के कॉन्टैक्ट में आ गया और मदर जो सेंसिटाइज हो गई है, उसमें एंटीबॉडी बन चुकी हैं RH की, तो अब आप उसमें देखेंगे भाई अब इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ तो हम नहीं देंगे इसको, इसका कोई काम ही नहीं, अब इसका देकर करेंगे क्या, एंटीबॉडी तो बने गई हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या, एंटीबॉडी का टाइटर देख लेंगे पापा भाई क्या टाइटर है। तो दो चीज़ हो सकती है भाई, एक तो एंटीबॉडी का टाइटर 1.16 से कम है, 1:16 से कम है, या 1:16 से ज़्यादा है। तो इसमें तो क्या करेंगे आप, टाइटर करते रहेंगे
ये इसको सर्विलेंस पर रखेंगे। कैसे? एवरी 4 वीक में, हर 4 वीक में तेरा क्या करवा देंगे, टाइटर करवाओगे। और फिर उसके बाद फिर भी नॉर्मल आ रहा है तो फिर क्या करवाओगे, एवरी 2 वीक करवाओगे। ऐसे अगर नॉर्मल रह रहा है तो लास्ट में फिर मैनेज कर देंगे, उसको डिलीवरी करवा देंगे उसकी 37 से लेकर 38 वीक पे आप उसकी डिलीवरी करवा देंगे। हाँ, अब फिर नेक्स्ट कि भाई अगर टाइटर बढ़ चुका है तो टाइटल बढ़ चुका था, मतलब क्या है, फिटल एनीमिक हो चुका भाई। यहाँ पे फिटल में क्या है, फिटल में एनीमिया। ठीक है, अब दो चीज़ फिर देखेंगे यहाँ पे आप फिटल एनीमिक है तो आप फिर यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ आप करवाओगे डोपलर करवाओगे किसका, ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी का। अब ब्रेन में जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है उसका फ्लो चेक करवाओगे आप। जो डोपलर किसके लिए होता है, फ्लो के लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप फिर उसका डोपलर कराओगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी का। अगर उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी किसमें, MCA में, मिडल सेरिब्रल आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रखा है उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 से कम आती है, या फिर उसकी इससे 1.5 से ज़्यादा आती है। अगर कम आती है तो आप क्या कराओगे, डोपलर कराओगे एवरी 1 या 2 वीक के अंदर अंदर करवाते रहेंगे। और अगर ऐसे रहा, ठीक रहा, इतना ही रहा, मेंटेन रहा, तो आप डिलीवरी करवा देंगे कितने पे, 37 से लेकर 38 वीक तक। अगर इससे कम है तो भाई कंफर्म है, फिर तो एनीमिक है, सीवियर एनीमिया हो गया। तो अब एनीमिया हो गया है तो अब दो चीज़ देखेंगे आप। फिर इसका क्या करेंगे, फिर आप पहला इसका करवा देंगे कोर्डोसेंटेसिस। अब कोड से जो अम्बिलिकल कोड है उससे क्या ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे और क्या कराओगे, कोर्डोसेंटेसिस करवा लिया आपने, ब्लड ले लिया। अब उससे आप लेवल चेक कराओगे भाई, क्या क्या चेक कराओगे, आप चेक करवाएंगे यहाँ पे हीमोक्रिट एंड फिटल में कितना RBC है, सॉरी हीमोग्लोबिन है। अब दो चीज़ हो सके, हीमोक्रिट जो है वो 30 से ऊपर है और हीमोग्लोबिन जो फिटस है वो अभी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी उससे कम नहीं हुआ है, इतना बिलो कम, इससे कम नहीं हुआ। मतलब जैसे अभी जैसे मान ले ये है अपना RBC और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +1 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इसमें +2 हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल है, मान ले मीन। तो इस मान ले नीचे जा रहा है तो कम हो रहा है फिटल हीमोग्लोबिन। तो अगर इसके बीच में कहीं है -2 से ऊपर है, यहाँ कहीं है तो क्या होगा, ये आ गया, यहाँ पर आ गया माइल्ड एनीमिया में। अगर जो है हीमोक्रिट जो होगा वो किससे ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है और क्या अपना स्टैंडर्ड डेविएशन -2 से ज़्यादा, मतलब कम है, इतनी इससे ज़्यादा नीचे नहीं गई है स्टैंडर्ड डेविएशन से, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा नीचे तक नहीं गई है, तो इसको बोल देंगे माइल्ड एनीमिया। बच्चा क्या है, माइल्ड एनीमिक है। तो इसमें आप कंटिन्यू रखेंगे उसको, क्या वीकली क्या करवाते रहेंगे, वीकली हीमोग्लोबिन और हीमोक्रिट करवाते रहेंगे। और मैनेज क्या, फिर लास्ट में डिलीवरी करवा देंगे 37 से लेकर 38 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन तक। अगला, अगर भाई हीमोक्रिट जो है वो लेस देन 30% है और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस नेगेटिव से भी नीचे की तरफ आ चुकी है, तो ये क्या आ गया, इसको बोलेंगे आप सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिक है। अब इसमें भी दो चीज़ हो सकती हैं, चाहे तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन 35 से ज़्यादा है या पीरियड ऑफ गेस्टेशन 35 से कम है। 35 से ज़्यादा है तो आपने क्या करवाना पड़ेगा, आप डिलीवरी करवा देते हैं तुरंत। और डिलीवरी इस 35 से कम है तो आप क्या कराओगे, इंट्रा यूट्राइन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराओगे बच्चे के अंदर।